हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9th कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट चैप्टर पढ़ेंगे। Introduction. In this chapter you will see how the constitution has worked in the last 69 years and how India has managed to be governed by the same constitution. After studying this chapter you will find out that the Indian constitution can be amended according to the needs of the time. Though many such amendments have already taken place, the constitution has remained intact and its basic premises have not changed. The judiciary has played an important role in protecting the constitution and also in interpreting the constitution, and the constitution is a document that keeps evolving and responding to changing situations. Are constitution static? परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक के चलते कई राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। सोवियत संघ में 74 साल के दौरान यानी 1918, 1924, 1936 और 1977 संविधान 4 बार बदला गया। 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन खत्म हो गया और जल्द ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया था। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नया सिरा से एक गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान बनाया गया। अब जरा भारत की ओर देखें तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया यानी बनाया गया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक यानी कि जितने भी साल हो चुके हैं अभी तक 69 ईयर्स, और ये संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। तो क्या हम ये माने कि हमारे संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव और घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था? एक तरह देखें तो दोनों ही बातें ठीक हैं। ये बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। इसके साथ ये बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य के कई क्वेश्चंस को सॉल्व उसी समय कर लिया था, लेकिन कोई भी संविधान हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता ना पड़े। तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता है, क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन का एक आंसर तो ये है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की ज़रूरत को देखते हुए या उसके अनुकूल व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश भी रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकें। कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और जो फ्लेक्सिबल का परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब ना बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है कि उस समय समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में ये सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा भी दे। इसीलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है बल्कि उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के होते हैं। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता। संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उससे हमेशा संविधान बदलाव और पुनः विचार की गुंजाइश रहती है।
संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, लेकिन इस संबंध में हमें ये बात याद रखनी होगी कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी तो होता है। इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए ही गढ़ता है या बनाता है। संविधान की ये जो दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़ी करती है। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज होता है कि उसमें कोई बदलाव किया ही ना जा सकता? दूसरी तरफ देखें तो ये पूछा जा सकता है कि ये क्या इतना आम फहम मसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं? आइए इस क्वेश्चन का भी आंसर जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं को ये समस्या का आभास था, इसीलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उनका सम्मान दृष्टि से देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वो इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वो जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसीलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप उसमें कुछ न कुछ बदलाव किए जा सके। दूसरे तरह देखें तो हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी भी बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। यह कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 में जैसा कि कहा गया है, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this constitution in accordance with procedure laid down in this article। इससे पहले हम कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के तरफ थे। संविधान को इतना फ्लेक्सिबल यानी लचीला होना ही चाहिए कि उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीले का मतलब परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का भी अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वो होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। जिन संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे संविधानों को कठोर कहा जाता है। भारतीय संविधान इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है, यानी कि ना ही हमारा संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही हार्ड है, ना ही बहुत ही फ्लेक्सिबल है। संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में गलतियां तो हो सकती हैं। वो समझते थे कि संविधान पूरी तरह से तो ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं होगा या दोष मुक्त हो सकता है। वो संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि गलती सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके, और इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था। इनके बारे में ये राय अपनाई गई थी कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान एक संघीय राज व्यवस्था बनाने के पक्ष में था, इसीलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके। इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहती थी, और इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना बहुत ज़रूरी था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए कई तरीके अपनाने पड़े। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। पहला संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, और दूसरा दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, और थर्ड विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, और कुल राज्यों की आधी विधायिकाएँ ये भी
आर्टिकल 368 के तहत इसको रखा गया है। संविधान में ऐसे कई आर्टिकल्स, ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। संविधान के इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया गया है। आगे संविधान के 2 अनुच्छेद और दिए गए हैं, इससे भी आप यहाँ देख सकते हैं, भी बताते हैं। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। संविधान के कई आर्टिकल्स में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट में बाई लॉ एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि पार्लियामेंट में बी लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। संविधान के और भी जितने भी पार्ट्स हैं उसको आर्टिकल 368 में प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल्स में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं। ये तरीके संविधान के सभी आर्टिकल्स पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई और दूसरा तरीका बहुत कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता है। ये बहुत ही कठिन है। ध्यान दीजिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे कि संविधान आयोग या किसी और भी निकाय के संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के बाद इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती और सभी विधायकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति को पुनः विचार करने का अधिकार नहीं है। इन बातों से पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल है। हमारे संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है। इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। इसका मतलब है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों संसदीय संप्रभुता में निहित है। स्पेशल मेजॉरिटी चुनाव कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित चैप्टर्स में हम उन प्रावधानों के बारे में पढ़ चुके हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से याद करिए कि विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।